to all on behalf of our President, Dr. Shubhashree Sarkar, President of Jamshedpur Sahodaya School. Ma'am, can we start? Definitely. Okay. So a very warm welcome to each one of you. Today we are here to attend the session on decision making. And let me just share my screen with you. Is the screen visible to everyone, and am I clearly audible to everybody? Yes, ma'am. It's audible also and it's visible also. All right. So this topic is part of life skills. And when we want to enhance our life skills, we talk about quite a few skills, and decision making is one of them. Today, we're going to talk about decision making in detail. So what do we understand by the term decision making? So decision making का मतलब हम लोग पहले समझेंगे किस तरह से इसको अंडरस्टैंड किया जाए. It is a process of making choices. हम अपनी लाइफ में कई बार ऐसे मुकाम पे खड़े होते हैं जहां पर हमें एक अपना डिसीजन लेना पड़ता है, हमें कोई चॉइसेस बनानी पड़ती है. और आज डिसीजन मेकिंग वही चीज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. So what are the choices we make, whether it is right or wrong, whether it is good for us or whether it is not good for us, is something that we have to understand. So when we want to make any kind of decision, जब हमें कोई decisions लेने होते हैं लाइफ में, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है. We have to take a lot of things into consideration. First of all, we talk about gathering information and also whether we have an alternate choice for doing the particular thing that we are talking about, right? So decision making is done by a step-by-step method or process that we look into, and it helps us to make more thoughtful choices. हम अगर कोई भी डिसीजन अपने लाइफ में लेना चाहते हैं, कोई भी एक स्टेप लेना चाहते हैं लाइफ में, तो विदाउट प्लानिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू डू इट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर थॉट बिहाइंड इट, तो हम लोग उसमें सक्सेसफुल होते हैं, राइट? सो फॉर मेकिंग डिसीजंस वी हैव टू मेक वेरी थॉटफुल decisions. We have to take thoughtful steps, right? And when we do things thoughtfully, when we do things in a planned manner, we are successful. Now, the dictionary meaning of decision is, a conclusion or resolution after consideration. कई बार सोच विमर्श करने के बाद जब हम किसी भी स्टेप को लेते हैं, उसको हम डिसीजन लेना या डिसीजन मेकिंग कहते हैं, राइट? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग समथिंग और रिजॉल्विंग अ क्वेश्चन. हमारे दिमाग में एक सवाल है, उसका अगर हमें उत्तर चाहिए, उसका जवाब चाहिए, तो उस तक हम कैसे पहुंचते हैं? हम या तो उस पर रिसर्च करते हैं, या हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, या हम उसके बारे में पढ़ते हैं, या उसके बारे में जो ऑलरेडी हमें नॉलेज है उसको हम अप्लाई करते हैं. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड इट इज ऑल्सो द एबिलिटी और टेंडेंसी टू मेक डिसीजंस क्विकली, विच इज कॉल्ड डिसिसिवनेस. अगर हम किसी भी कार्य को करने से पहले जल्दी से सोच करके, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ के अगर हम स्टेप्स लेते हैं, तो उसको हम a quick decisiveness या deciding power हमारे अंदर है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं. So what is decision making? In its simplest sense, decision making is the act of choosing between two or more courses of action. हमारे सामने दो दिशाएं हैं या दो से ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं. तो अगर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं. हम लोग ऑप्शंस अगर सामने होंगे तो ये तो नहीं कहेंगे ना, अच्छा
5 है तो चलो नंबर 3 इज अ गुड नंबर, सो लेट मी ट्राई नंबर 3। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग एक एक ऑप्शन को नाप तौल करके, उसके बारे में क्लियरली अंडरस्टैंड करके उसका क्या रिपरकशन हो सकता है, ये समझकर हम लोग डिसीजन लेते हैं। नाउ इन द वाइडर प्रोसेस of problem solving, decision making involves choosing between possible solution to a problem। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, मैथमेटिक्स में भी जब हम कोई सम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, कौन सी टेक्निक यूज करें तो हम इसके सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। दैट इज व्हाट वी लुक एट, राइट? वी डोंट ट्राई haphazard ways to reach the solution, right? So decision can be made through two major things। लाइफ में जब हम डिसीशंस लेते हैं या बहुत बहुत मेजर डिसीशंस जब हम लोग लेते हैं तो दो तरह से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, या तो दोनों में से एक लेते हैं या दोनों ही इन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्यूटिव, और इंट्यूशन जो हमें होती है, जो हम बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस, मेरा मन कहता है। कई बार हम लोग कोई भी काम करने लगते हैं तो अंदर से बहुत जोर से आवाज आती है, नहीं ये करना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये करने से तुम्हारा नुकसान हो सकता है, या दिस में टेक यू टू अ रॉन्ग डायरेक्शन। ये अंदर से आवाज क्यों आती है? क्योंकि अंदर से आवाज तब आती है जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में इन डेप्थ या तो जानते हैं या उससे जुड़े हुए कोई फैक्ट्स हैं जो हमें वो करने से रोक सकता है, राइट? सो इंट्यूटिवनेस और इंट्यूशन और रीजन्ड प्रोसेस, जब हम रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग करने का मतलब होता है कि प्रोज एंड कॉन्स समझना, ये सही है या नहीं, ये करने से हमें क्या फायदे हैं और ये करने में हमें क्या फायदे हैं। व्हेन यू आर वेइंग द possibility of the solution and trying to see which one will be a better one. So intuition and reasoning are two ways of making decisions in life. So let us talk about intuition first. तो intuition का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने बताया कि people talk about it as if it is a magical sense। कई बार कह देते ना, मैंने कह दिया ना ये ठीक नहीं होगा तो मत करो। हम लोग कई बार ये इसलिए भी कहते हैं कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस हमारा शायद ऐसा रहा होगा जिसमें हमने शायद धोखा खाया हो, या वी मस्ट हैव हैड अ बिटर एक्सपीरियंस, और वी मस्ट हैव हैड अ पर्सनल लॉस इन taking that particular method of reaching a solution, right? So it is worth taking your intuition into account if it reflects positively from your learnings about life. If you know that these things, certain things, when you talk about has a certain effect over things, then we have to make sure that we are careful about making decisions। कई बार हमें लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी जब हमने किया था तो it went off very well, so why worry this time? So this is again a positive intuition। So remember that and it is not always that what happened in the past or your perception or somebody tells you something will make a पॉजिटिव इम्पैक्ट ओनली। तो कई बार आप सिर्फ इंट्यूशन के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है कि धोखा भी खा जाए। सो इंट्यूशन वर्क्स मोस्टली इन प्लेसेस वेयर यू हैव had similar experiences before, or there is someone who is more experienced than you, who's giving you that kind of a suggestion, right? So it is therefore worth examining your gut feeling closely, especially if you have a very strong feeling against a particular course of action, right? To see if you can work out why and whether the feeling is justified। जब हम ये क्यों करना चाहते हैं, ये हमारा मन भले ही हमें उस तरफ बढ़ने को कह रहा हो, वो जस्टिफाइड है तो डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन इंट्यूशन लेना सही होता है, राइट? सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सेल्फ टॉक। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड your mental state of conditions where you
agree with yourself because this is something that you have tried and tested before, right? When we talk about reasoning, now reasoning is purely based on facts and figures. So if you have facts and figures in place, you're able to make decisions, right? So, for example, when we say that, tomorrow I have to take a session on, say, problem solving, and I have already, done certain part of, or I've already done decision making before. So I know that decision making and problem solving are close to close topics, and there is a lot that I can use from this particular topic to, work on the other one. So if I have that kind of reasoning in me, wherein I feel that, yes, this is a workable solution because there are facts and figures in place, then I can go ahead with it, right? So, emotionally making decisions is something that you must avoid in life, because emotionally, when you make decisions, there are chances that you make, hasty decisions, or you make emotionally, wrong decisions also. कई बार इमोशनली हम बायस्ड होते हैं, राइट? बायस्ड क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो चाहते हैं, अगर वो हमारे दिमाग में ज्यादा स्ट्रांगली प्ले कर रहा होगा तो वो बायस्ड होगा, राइट? बिकॉज हम चाहत है इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? इसलिए हम उस पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इसलिए हम उस पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं. बट चाहत होना काफी नहीं होता है. चाहत होना काफी इसलिए नहीं होता है क्योंकि रियलिटी या प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ कुछ और होती है. तो जब हम रीजनिंग के थ्रू डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो थोड़ा और फॉर्मल वे होता है, थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, और इसमें आप अगर इंट्यूशन इन्वॉल्व करते हैं तो इट इज फाइन, बट विदाउट हैविंग रीजनिंग, प्योरली गोइंग ऑन इंट्यूशन इज टेकिंग रिस्क. वेर एज रीजनिंग के साथ में अगर इंट्यूशन को यूज करते हैं तो वो इम्पल्सिव नहीं होता, क्योंकि आपने थोड़ा सा रिसर्च वर्क इस पे ऑलरेडी किया हुआ होता है, एंड यू आर taking a very calculated risk, right? Or calculated chance, right? So this is about intuition and reasoning. Now, how do we make decisions in life? हम लोगों को, let us go step by step to understand कि किसी मैटर के ऊपर अगर हमें डिसीजन लेना है तो हम कैसे लेते हैं. Let us, think of a problem statement. Let us think about maybe finding a new job. ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें एक नई जॉब ढूंढनी है. तो हाउ डू वी मेक डिसीजन ऑन इट? तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं. लेट अस सी वेदर इट फिट्स इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द डिसीजन. पहली डिसीजन हमारी ये होनी चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आई वांट टू चेंज माय जॉब. First thing is, am I convinced about the fact that I actually want to change my job? This is the first step where you identify your decision, right? You realize that you need to make a decision. Try to clearly define the nature of the decision you must make. This first step is very, very important. ठीक है? अगर हमें कुछ अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में एक्चुअली करना है तो सबसे पहले माइंड क्लियर होना चाहिए. व्हाई एम आई डूइंग दिस शुड बी क्लियर, राइट? व्हाट इज इट दैट डिड नॉट वर्क इन माय प्रीवियस जॉब और द करंट जॉब दैट आई एम वर्किंग इन. मैं यहां से क्यों जाना चाहता हूं, उसकी क्लैरिटी मेरे पास होनी चाहिए, राइट? उसकी क्लैरिटी होने से क्या फायदा है? उसकी क्लैरिटी होने से हमें ये फायदा है कि हम लोग जो मिस्टेक्स या जो चीजें हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, ऐसी चीजों पर हम जरूर फोकस करेंगे, राइट? द सेकेंड स्टेप इज gathering relevant information. Now that I have decided that I want to change my job, the second step is trying to gather information about how and what is available for me. What are the things that I should be looking into for the change of my job? जैसे मैंने पहले कहा, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या चीजें हमें
बॉदर कर रही थी पहले, जिसके कारण हम जॉब चेंज कर रहे थे, वो हमारे पास नोटेड होना चाहिए, उसके बारे में हमें बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? नाउ collect some pertinent information before you make your decision. What information is needed? The best source of information and how to get it. सबसे पहले ये कि अब मुझे जब जॉब चेंज करनी, तो पहली कुछ थॉट्स हमारे अंदर आएगी कि अब जो नेक्स्ट जॉब मैं ढूंढूंगा वो मेरे घर से थोड़ा और पास होना चाहिए. दिस पर्टिकुलर जॉब दैट आई एम वर्किंग एट इज far away. I want something which is close by. One, right? So distance matters. Second, I want to look for a school where I will be given a higher responsibility. मैं एक टीचर के लेवल पे 5 साल से काम कर रहा हूं, तो मुझे अब कोशिश करके कोऑर्डिनेटर की जॉब या सुपरवाइजर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट HOD का तो कम से कम मेरे इस पे फिट होता है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा. सो दीज आर थिंग्स दैट यू क्लैरिफाई इन योर माइंड एंड राइट डाउन. ठीक है, आपने नोटिंग किया कि these are the things that you do. Now after this, internally पहले आपने सारी लिस्टिंग करी है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंट सैलरी ये है, मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, राइट? मेरा वर्क कल्चर में दिस वाज द ड्रॉबैक ये था कि मुझे आफ्टर स्कूल बहुत घंटों तक स्कूल में बैठना पड़ता था, और वो मैं नहीं करना चाहता हूँ. तो मुझे ऐसा स्कूल चाहिए जो स्कूल खत्म होने के बाद ज्यादा देर तक स्टाफ को रोका के ना रखे. सो you're thinking of different kinds of options which are available for you, right? So this step involves both internal and external work. Internal, because you are clear that I don't want to sit beyond this particular time. So if I'm reaching the school at 7:30, or if the school gets over at say 1:30, at least I should be left by 2:30, so that I can have time for myself, right? Sometimes people have their second jobs in place wherein they work for some other coaching classes, or they take tuitions, or they are studying for something, so they have their own classes or something, so they want time to be there for themselves, right? Some information is internal and you will seek it through a process of self assessment. आपकी अपनी assessment के through self assessment, क्या मेरी strengths है, क्या मेरी weaknesses है, what are the things that I am good at, what are the things I need to work on. All these things you are actually noting down. Now other information is external. Now it can be that you find it online or through books or from people or from other sources. Now when we're talking about job, हो सकता है कि we are trying to first list the names of schools which are close by, which have an opening available, which are offering the kind of work culture that I am looking for. So आपने उनके websites visit करके देखी, आपने word of mouth के through people who are working in probably those schools, उनके साथ बात करके देखी, और you try to find out through various sources. So first of all, gathering relevant information, identifying the decision, then gathering relevant information is the second step. Third step is identify the alternatives. Now, आपके पास options आ गए. Suppose there are 3 schools which have openings. Okay. So now you're going to weigh the pros and cons. Okay. So what you will do is you will find out ki, okay, if I apply here, these are the benefits. If I apply in school B, these are the benefits, but these are the limitations also. School C has more of limitations than benefits. So all these things have to be looked into. You can also use your imagination and additional information to construct new alternatives. Now that you have looked at few alternatives, you can also try and have more clarity in yourself. कई बार क्या होता है, हम लोग थोड़े से और अपने आप को स्ट्रेच करने को तैयार हो जाते हैं. हम सोचते हैं ओके फाइन, डिस्टेंस को मैं ओमिट कर देता हूँ. डिस्टेंस तो अभी ऑलरेडी मैं इतना डिस्टेंस जा रहा हूँ. सो इफ सैलरी इज बेटर एंड वर्क कल्चर इज बेटर, I can compromise on my distance. So something like that.
हम ऑल्टरनेटिव्स हमारे दिमाग में बनाने लगते हैं. नंबर 4 इज weigh the evidence. Now draw on your information and emotions to imagine what it would be like if you carried out each of these alternatives to the end. You know, अब जैसे आपके पास फाइनल ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप नॉट ओनली उसके इंफॉर्मेशन या उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में सोचते हो, आप अपने आप को भी सिनारियो में रख के देखते हो. इमोशनली how easy it would be to make a change at this point of time. How would my family think about it? How would the school think about it when I give my resignation? So all these things have to be looked into, and then you will be putting things in order of priority, right? अब आपके पास अगर मान लीजिए 3 ऑप्शंस है तो उसको आपने ABC प्रायोरिटी पे रखा. सबसे पहला प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, एंड देन यू ट्राई टू गो अबाउट इट. हो सकता है कि तीनों स्कूल में आपका इंटरव्यू कॉल्स आ गए, आप पहले वाले स्कूल में भी जाते हैं, सेकंड में भी जाते हैं, थर्ड में भी जाते हैं. डिसीजन मेकिंग डजंट हैपन एट दिस स्टेज. हम लोग बहुत सारे सोच के बाद डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं. नाउ चूजिंग अमंग, नेक्स्ट इज चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स. जब हमने सपोज वी हैव ऑल्सो गिवन इंटरव्यूज और मेरा इंटरव्यू तीनों जगह बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद मुझे एक्शन लेना है, मुझे सोचना पड़ेगा कि नाउ इज द टाइम टू मेक अ फाइनल डिसीजन. और फाइनल डिसीजन के लिए मुझे सारे प्रोज एंड कॉन्स, मेरे इमोशनल फैक्टर्स, मेरे फैमिली से रिलेटेड फैक्टर्स में एवरीथिंग हैज टू बी लुक्ड इनटू, राइट? ये करने के लिए हमें फाइनली बैठ के बहुत सोच विचार करना होता है. और जब हम बहुत सारा सोच विचार करने के बाद पे कंक्लूजन पे आते हैं, that is when your decision actually is made, right? Review your decision and its consequences. Last में जब हम अपनी decision को completely review कर देते हैं, उसके consequences को पूरी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग किसी भी चीज के लिए हाँ कहकर आगे बढ़ते हैं. That is when you say a yes to that school and then give your resignation to your older school. So this is where decision is made. So decision making is not something which happens without a thought process. हम एकदम बहुत जल्दीबाजी में अगर डिसीजंस लेते हैं तो कई बार गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जो हाथ में था वो छोड़ भी देते हैं और जहां जाते वहां पर भी खुश नहीं होते, तो दोनों एक समस्याजनक बात हो जाती है. नाउ व्हाट कैन प्रिवेंट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग? अगर जब हम डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो उसमें व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स एज हिंड्रेंसेस, राइट? There are a number of problems that can prevent effective decision making. The first one is not enough information. Now, sometimes we don't do our homework properly. When we look for the school, we go by what somebody has told us and don't do a very, very detailed, check of that place that we are planning to join. Now, what happens because of this is some of the things that you thought would have been all right does not seem to be that good, right? For example, salary तो आपको बढ़ के मिल गई और आपको जो बताया गया about the schools looked very rosy to you, बहुत अच्छा भी दिख रहा था, स्कूल बिल्डिंग बहुत अच्छी है, बड़ा structured way of वर्किंग कंडीशन लग रहा था. पर वहां जाने के बाद अगर जब आपको पता चले कि जिस स्कूल में आप प्रेजेंटली पढ़ा रहे हो वहां तो एक क्लास में 40 चिल्ड्रन ही हैं और जो नया स्कूल आपने ज्वाइन कर लिया है वहां पे अब 60 बच्चे हैं, तो आप सोच के देखिए, आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी तो भी आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा. एंड इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज अ ह्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लास in comparison to number which is manageable, right? So this is what we have to understand, that it is important to prioritize your information gathering. Any and every detail of that new place has to be made well enough so that you don't feel offended after you join the new place. Sometimes what happens is it's the other way around. Too much of information. Now, what is the meaning of too much of information?
so much people have told you and you've read or you have gone and found out that that makes you a little unsure about what to do. So इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस. जब बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं तो हम लोग पैरालाइज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वो ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो सही भी है और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नेगेटिव भी है, और आई एम नॉट श्योर वेदर वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन नेगेटिव ही है और जितनी पॉजिटिव है वो सारी पॉजिटिव ही है कि नहीं. तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग समय पे डिसीजन ले नहीं पाते और फिर हम लोग कंफ्यूजन के स्टेट पे आ जाते हैं और लगता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आई थिंक आई एम बेटर ऑफ विदाउट चेंजिंग माई जॉब. ऐसी सोच हमारे अंदर आने लगती है. अब टू मेनी पीपल इज ऑल्सो डिफिकल्ट. आपने डिसीजन लेने के टाइम एक नहीं दो नहीं भर भर के लोगों से पूछताछ करी. अब ये बात मानना जरूरी है कि हर इंसान की अपनी सोच होती है. पीपल हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज, राइट? And everyone will tell you from their point of view. If I am a teacher who is not happy in the school, I will have only negative things to tell you. If I am a person who's very, very happy working in that school, I may not tell you things which are not good in the school, right? So, you understand there is the point of view can be based on the personal way that person looks at things. And it is up to you whether you want to get influenced by what the other person is saying. Now, next one is vested interest. Vested interest का मतलब क्या होता है? जब हमारे डिसीजन लेने के पीछे कोई एक स्पेसिफिक रीजन होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब इसलिए छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा फ्रेंड भी छोड़ के वहां जा रहा है, and my friend is or my friend is already working there. तो मेरे मन में ये कि वो इतना हैप्पी है, उसको इतनी सैलरी मिल रही है, तो मैं यहाँ पर बैठ के क्यों काम करूं, मुझे भी ऐसी जगह ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे लोग खुश हैं. सो मेरे अंदर जो है कोई और एक स्पेसिफिक रीजन है और जिसके कारण मैं कई चीजें ओवरलुक भी करने के लिए तैयार हूं, right? So there are blockages which are coming my way, but I'm ready to overlook these because I have a vested interest. I have an interest which is already there inside me for changing this job. And it may be not the best of decisions that I'm making. कोई खुश है दूसरा, उसके कारण मैं भी खुश हो जाऊंगा, ये कोई guaranteed factor तो नहीं है, right? Next one is emotional attachments. अब क्या होता है कि प्रेजेंट जॉब में हमने मान लीजिए 5 साल से काम किया है या 10 साल से काम किया है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है जगह से. तो टू लीव दैट प्लेस बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज वो मन भारी होने लगता है कि कहाँ मैं अपने कंफर्ट जोन से उठ के कहीं जाने की बात कर रहा हूँ. माई फैमिली इज ऑल्सो हैप्पी विद द फैक्ट दैट आई एम वर्किंग इन द स्कूल फॉर 10 years एंड इट इज क्लोज टू माई हाउस एंड ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन. तो क्यों मुझे नया डिसीजन लेके एक एक नए तरह से सब कुछ स्टार्ट करने की जरूरत है, मैं अपने कंफर्ट जोन से क्यों निकलूं? ये भी ऐसी सोच होती है जो आपको डिसीजन मेकिंग से रोकती है. No emotional attachments. Sometimes it is difficult to make a decision because you just don't care one way or the other. तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है और तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है. कई बार हम लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे भले ही दूसरों को पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट, वी डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज हम लोग इमोशनली अनअटैच्ड है हर चीज से, right? So many of these issues can be overcome by a structured decision making process. जब हमारे मन में इतने सारे ups and downs और confusions है, ऐसे में structured way of decision making कितना helpful है, कितना best solution दे सकता है, ये हमें सोचना चाहिए, right? So first effect of a good structured decision making is it reduces more complicated decisions down to simpler steps. हम जब
पूरी तरह से हर चीज फाइंड आउट करके करते हैं तो हमें सब चीज सामने क्लैरिटी के साथ दिखने लगती है। और कई बार हम लोग डिसीजंस अगर लगातार लेने में सक्सेसफुल होते हैं तो हम लोग अपनी अपनी लाइफ में ली गई प्रीवियस डिसीजंस को स्ट्रांगली अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, राइट। और डिसीजन मेकिंग से एक और फायदा होता है कि हम लोग टाइमली चीजें अचीव कर पाते हैं, डेडलाइंस को दिमाग में रखते हुए कि या दिस जॉब विल बी आउट ऑफ माय हैंड विद इन 15 days, and in these 15 days I hope I'm able to make proper decisions, right? So this is what you have to look into. Now process of decision making is involves defining the problem. जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। सेकेंड इज क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, मैं किस लिए ये डिसीजन लेना चाहता हूं, इससे मेरे क्या फायदे होंगे, क्या क्या मेरे नुकसान होंगे, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स मुझे क्लियर होने चाहिए, इससे मुझे क्या अचीव होगा, राइट। आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव मेथड, अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो डू आई हैव प्लान बी एंड प्लान सी इन प्लेस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक इनटू। एनालाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, डिसीजन लेने के बाद या डिसीजन को फाइनलाइज करने के बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करते हैं कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, ये हम लोग करते हैं। देन मेकिंग द राइट चॉइस, अल्टीमेटली आफ्टर ऑल दिस इज हैपेंड वी मेक द राइट चॉइस। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस मच बेटर once again. How do we identify the problem? What is that you are trying to figure out is what you look into. In order to make the best choice possible, you need to know exactly what the problem is. Once you figure out what the problem is, you can start thinking about ways you can solve the problem you are having, right? Second is gather relevant information. Sometimes you might need to get more information to help you come up with possible solutions. You can find out more about the problem. You can ask for advice from trusted adults or people around you. You can get information from books online or ask people, right? You can think about what is important to you. Why am I doing this? Why is this so important to me? You can think about how you feel about the problem. जब हम एक कोई डिसीजन लेने लगते हैं हमारे अंदर कैसी फील है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इज इट स्कैरी और इज इट वेरी एनकरेजिंग, क्या फीलिंग है हमारे अंदर, ये हम सोचने लगते हैं। थिंक अबाउट हाउ अदर पीपल फील अबाउट द प्रॉब्लम। नाउ आपका डिसीजन क्या सिर्फ आपको अफेक्ट करता है या आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करता है? मेक श्योर दैट यू फाइंड आउट दैट people around you also will be affected by your decisions. Then definitely you need to find out how do they feel about it. Okay, brainstorm for solutions. Sometimes when we are caught up in the heat of the moment, we believe there is only one way to solve it. क्या होता है ना, बहुत सारी बातें आ गई है, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर लिए, कंफ्यूजन्स है अभी भी, तो क्या करना चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। However, there are usually multiple solutions to the problem. Give yourself some time to think about some possible ways you can handle the situation. क्या मेरे पास कम से कम 3 possible solutions है या नहीं, या सिर्फ एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन के साथ जा रहे हैं? क्योंकि जब अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 3 होते तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के रूप में आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, कॉन्सिक्वेंसेस, इसका क्या रिजल्ट होगा। It is up to you to look at the positives and negatives for each possible solution you come up with, right? This will help you to decide which solution might work best for you. Now make a choice. After brainstorming, आपने दिमाग में खूब खिचड़ी पका ली, खूब ट्राई कर लिया, I can do this, or I should do this, I could have done that, or maybe I should do this. हम लोग इन सब
थॉट्स में से जब फाइनली बाहर निकलते हैं, राइट, चूज द सॉल्यूशन दैट बेस्ट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग. मेक अ चॉइस. मेकिंग अ चॉइस कैन बी हार्ड फॉर सम पीपल बिकॉज दे वरी दैट दे विल मेक द रॉन्ग चॉइस. कई बार लोग इस डर से डिसीजन नहीं लेते हैं कि अरे मैं तो जब भी कुछ करने जाता हूँ सोचता हूँ तो वो गलत ही होता है, तो लेट मी नॉट डू इट ओनली. So some people don't take decisions, some people don't want change in their life because for them making a change is itself a very scary thought. उनको डर लगता है कि ये भी एक गलत स्टेप ना हो जाए, right? Don't overthink it. Believe in yourself and know that even if you make the wrong choice, it is not the end of the world. देखिए गलतियां हम लोग सब करते हैं. क्या पहली गलती के बाद हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है? ऐसा तो नहीं है. गलतियां करते हैं तो कई बार हम गलतियों से सीखते भी हैं, और कई बार क्योंकि हमने गलती करी हुई होती है तो हम अगली बार सोच समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर being very thoughtful about what you're doing. We all make mistakes and you can learn from your mistakes, right? While taking action, क्या होता है? After choosing the solution you believe best solves the problem, it is the time to take action, right? So create a plan for how you're going to follow through with your decision ले लिया. अब हमने ABCDE steps नोट कर लिए कि पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा. मैं पहले अपनी CV तैयार करूंगा, अपनी CV रिव्यू कराऊंगा अपने फ्रेंड्स के साथ so that they can go through it and see if there is a mistake in it and correct it properly. And then I will, mail it to different schools, or I will physically hand it over to people, or I will go and drop it in the schools for better reach, right? It is important to figure out if you need help to put your plan in place, or if you want to do it on your own. Do you want to involve other people in your action plan, or do you want to do it yourself? Last one is evaluate the outcome. Once you make your choice, evaluate the outcome. Did things work out like you wanted it to, or did the problem get worse? अब देखिए आपने डिसीजन लिया कि मैं खुद ही जाके सब स्कूल्स में डाल के आऊंगा. अब आप एक स्कूल में गए तो आपसे आपका रेज्यूमे वॉचमैन ने ले लिया, दूसरे स्कूल में गए तो वो एक ऑफिस वाले ने अपने फाइल के अंदर रख ली. Now, many a times it does not reach the right person. So we have to find out, whether it is reaching the right person. Even if you have mailed your resume, is there a way that you can call up the school and find out whether they have got your resume, and check out whether there are, options available, openings there, so that you can, look forward to an interview schedule or something like that. It is very important that you pay attention to what worked and what did not. Everything has to be looked into, because जब आप कोई भी काम करते हैं उसमें कितना सक्सेस और कितने अनसक्सेसफुल हुए, ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स को आप स्टेपिंग स्टोन की तरह अगली बार यूज कर सकते हैं. क्या वर्क किया, क्या नहीं वर्क किया, these are the things that can be understood and planned in the next move, right? So when we talk about children, अब बच्चों की बात करें तो डिसीजन मेकिंग, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए या उनके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट वन इज सेल्फ डिटर्मिनेशन. जब बच्चों से हम बात करते हैं, देखिए बच्चे क्यों, वाई डू वी डील विद चिल्ड्रन? क्योंकि हमारे ऊपर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चे जो हैं स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुए, they have very good value system in them, right? And they are successful in their life. We are actually the bridge between them and their success, right? ये ब्रिज को वो किस तरह क्रॉस करते हैं, ये बहुत जरूरी है बच्चों को समझाना. सो बच्चों में इंटेलिजेंस होना या ना होना, ये एक टीचर के लिए सिर्फ वो ही मायना नहीं रखता है. What matters is how determined the child is to learn from you, to apply the knowledge that he has learned, and use the knowledge for his future successes, right? So self-determination is a combination of knowledge, belief, skills that enable students to become goal-directed,
autonomous behavior and even self-regulated. It is a combination of everything. इंटेलिजेंस काफी नहीं है एक इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. इंटेलिजेंस को आपने इंटेलिजेंटली यूज किया कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है. देखिए मुझे कई बार होते हैं ना, आपने क्लास में देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे नो एवरीथिंग and orally they can answer all questions, they can discuss in length with you, but when it comes to writing, their way of presentation is not at all impressive. When the presentation is not impressive, then what happens? Then people are unable to give them the due importance that they should be getting. Marks कट जाते हैं, और जब मार्क्स कट जाते हैं तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंचते जहां उनको पहुंचना चाहिए. Right? So we must understand that children should be determined to, reach a level that they are capable of. For that, it is important that, they value themselves first. They are able to plan well in their lives. They act according to the plan that they have created. They should experience all the required steps that come on their way and understand what is the outcome from the learning that has happened in the classroom, right? So these are things that you have to look into very carefully. Next thing is learning disabilities. Now, what happens is in a classroom, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं या उससे ज्यादा हैं, एक टीचर को ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे क्लास में किस लेवल के बच्चे हैं. 30 to 40% में कितने बच्चे आते हैं, 40 to 50% में कितने बच्चे आते हैं, and so on and so forth. Now, understanding whether they have learning disabilities is a very important thing. देखिए एक आम टीचर के लिए एक लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड को आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं है. अगर आपके स्कूल में स्कूल काउंसलर्स हैं तो आपको स्कूल काउंसलर्स के साथ ये समझना बहुत जरूरी है. आई ऑलवेज से दैट स्कूल काउंसलर्स शुड कंडक्ट sessions for the children, in the not only for the children, for the teachers in school, so that they can understand what are the kinds of students they have in class. Learning disability के बारे में क्लैरिटी देना एक काउंसलर का काम है. टीचर्स को फर्स्ट उनको उससे रिलेटेड चेकलिस्ट देना कि देखिए ये अगर आपने ऑब्जर्व किया क्लास में तो प्लीज रीच आउट टू मी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी चिल्ड्रन हु आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग अ लॉट ऑफ एरर्स वाइल राइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, फॉर्मेशन में गलती है, कॉपिंग में गलती है, राइट? एंड if you have such children constantly, then it is an alarming stage. If you have children who find it very difficult to read, but they are able to hear you and understand very well, रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है डिसलेक्सिक हो बच्चा, इसलिए उसको तकलीफ हो. अब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा डिसलेक्सिक है? एक बार दो बार पढ़ने से और लिखने से नहीं पता चलेगा. कॉन्स्टेंटली उसका ये बिहेवियर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसके लिए एक चेकलिस्ट आपको काउंसलर से लेना होता है, जो आपको बताता है कि ओके दिस मेक्स अ लॉट ऑफ एरर in every assignment given, right? He is unable to read one or two sentences with clarity, unable to copy from the board. So all these things put together will identify the person. अब identification तो पहला step हुआ. इसके बाद में इनकी टेस्टिंग होती है, IQ टेस्टिंग, और उसके बाद में whether they fall under learning disabled category or not, वो पता करना होता है. और अगर दे आर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, देन उनको सर्टिफाई कराना भी जरूरी है, क्योंकि ऑल द बोर्ड, CBSE हो, ICSE हो या स्टेट बोर्ड हो, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को बहुत सारे कंसेशंस देती है. तो क्या वी आर अवेयर अबाउट दैट? दिस इज समथिंग. आपकी क्लास में बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, ADHD है क्या उनको? हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत रेस्टलेस होता है, बैठता नहीं एक जगह पे, भागता रहता है इधर उधर, उसको तंग किया, इसको तंग किया, काम नहीं लिखा,
किया नहीं, all these things come under ADHD. Sometimes you have children who are autistic. Now, autistic children not only have problem in adjusting with academics, but they also have problems with adjusting with, children around them. So learning disability is something that we need to identify for these children so that they know where they stand. बार बार ये कह देना कि बहुत उद्यमी बच्चा है, बदमाश बच्चा है, बदतमीज बच्चा है, बहुत आसान होता है हमारे लिए कहना, पर उसके पीछे के कारण क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, ये मान के चलिए. कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे दोनों में अच्छे होते हैं. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी चाइल्ड इज एन आउटस्टैंडिंग चाइल्ड. हर बच्चे की अपनी लेवल होती है, इसमें अच्छा है तो उसमें अच्छा नहीं. हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो स्पेलिंग्स बहुत पुअर है, स्पेलिंग्स बहुत अच्छी है तो हैंडराइटिंग बहुत पुअर है. सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सबकी होती है. क्या हम लोग उनको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस से अवगत करा पा रहे हैं, और क्या हम लोग उनकी स्ट्रेंथ को मोटिवेट करके बढ़ाना और वीकनेसेस पे वर्क करके और उनको ऊपर चढ़ाने का काम हम एज टीचर्स कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस फॉर स्टूडेंट्स? देखिए, यही पार्ट हम लोग बोलते जा रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता नहीं होती. दूसरा, बच्चे दूसरों के इन्फ्लुएंस पे ज्यादा काम करते हैं. कई बार होता है कि पेरेंट्स कह देते हैं ना कि आई एम अ डॉक्टर एंड यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर. Now they fail to understand one fact, that they are not asking the child what is his need in life or what does he want to be in life. कई बार बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, और उनकी अपनी इच्छा कहीं और होती है, पर माँ बाप को खुश करने के लिए वो लोग वही करने लगते हैं जो उन्हें बताया जाता है. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रिबेल कर जाते हैं, और वो नहीं करते, वो अपनी इच्छा से जो डिसीजन करते हैं उसमें कई बार सक्सेसफुल होते हैं, कई बार अनसक्सेसफुल होते हैं. अनसक्सेसफुल इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया हुआ होता है, राइट? सो दिस इज समथिंग. चिल्ड्रन आर हेल्पलेस इन मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ. टीचर सेंट्रिक होता है बच्चा. टीचर सेंट्रिक का मतलब जानते हैं? मुझे अगर टीचर अच्छा लगा तो मैं उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूं. मुझे टीचर ही नहीं अच्छा लगेगा तो मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आएगा. So we have to understand that there are a lot of things going on in the mind of the child. आप अगर एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत हम्बल टीचर हैं, बहुत प्रेम से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो शायद वो आपके पास आने की हिम्मत रखेगा. कई बच्चे बोलते नहीं है क्लास में क्योंकि वो फियर के साथ उस क्लास में बैठते, टीचर से डर लगता है या बाकी बच्चों से उनको डर लगता है. So these are things which can make them feel helpless, right? Socialization skills. Many a times what happens is children do not have skills to adjust in the society. या तो उनकी इफ यू कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर होते हैं, सोशल स्किल्स बहुत पुअर होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं. आपने देखा है समटाइम्स चिल्ड्रन don't adjust well in the class. What is the reason for this not getting adjusted in the class? Because they already are going through some problem. There are fights in the house, regular fights in the house. How will that child be mentally at ease when he comes to class? वो मन में इतनी टर्मोइल्स लेके क्लास में आता है कि वो नहीं जानता कि मैं यहाँ बैठ के क्या सोचूं, क्या करूं. सो ये भी एक इश्यूज होती है जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. हाउ कैन वी टीच डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन क्लासरूम? एज अ टीचर हम लोग कैसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं टू मेक डिसीजंस इन लाइफ? So students can be taught 6 key steps to practice thoughtful decision making. Now, what are these thoughtful decision making? The first one is framing. What is the problem and how can it be framed as a choice? Now, when children go to higher classes, when they come to the 8th, 9th, 10th, and 11th, and 12th, all these classes, these are the times when they are actually disturbed about what career to choose in future. But at the same time, there is nobody who can help them to make these choices.
तो every school, you know, this is my personal request to all school teachers and maybe management also, कि 8th स्टैंडर्ड से आपको हर साल बच्चों को करियर काउंसलिंग करानी चाहिए, यू नो, करियर गाइडेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले 1-2 साल तो बच्चे क्या क्या ऑप्शन है उसी को समझने में निकाल देते हैं। उसके बाद फिर मेरी इंटरेस्ट और मेरी कैपेबिलिटी क्या है, इस ब्रिज को यू नो अब उसका गैप को फिल करने में लग जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड what are the problems and what are the choices that I have with me. If I have to become a doctor in life, I must be good in academics, in these subjects, right? I must have the time to study, you know, this much, right? And if I need support from, you know, some coaching class or some teachers, and if there is a requirement to pay them, I should also have the finances. So, you know, choices क्या है मेरे पास, right? Objective, what things do we care about that could be affected by this decision? अब कई बार होता है, you know, कल मेरे से एक one of my school time, you know, classmates was talking to me and then he just made a statement that, you know, हम लोग जब छोटे थे तो हमारी फैमिली साइज बहुत बड़ी हुआ करती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो 4 बच्चे हम अपने फादर मदर के थे, उसके अलावा 3-4 मोर कजन्स हुआ करते थे। तो जो भी डिसीजंस घर में होते तो हम लोगों के लिए जॉइंटली लिया जाता था। स्कूल खत्म होने के बाद मेरा बहुत मन था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाके पढूं, पर वो मैं इच्छा जाहिर नहीं कर पाया क्योंकि इतने सारे बच्चों में मेरे लिए खास करके एक इतना बड़ा डिसीजन ले पाना फाइनेंशियली पॉसिबल उस वक्त मेरे फादर के लिए नहीं था। सो आई जस्ट बरीड माई इंटरेस्ट एंड देन, you know, I went by what was happening. So, you know, what things do we care about that could be affected by this decision is something that has to be the objective. What alternatives can be considered? चलो plan A नहीं work किया तो plan B, plan C हमें अपने plan में रखना बहुत जरूरी है, बच्चों को सिखाना जरूरी है। If not this, then I have to think about the 2 other options that are available to me. What are the likely consequences of different course of action? अब जब हम लोग consequences के बारे में सोचते हैं, इसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, तो क्या क्या रिजल्ट इसके हो सकते हैं? जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, यू नो, यू थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज अराउंड यू। How do we feel about the trade-offs? What do we like best, all things considered? Preferences, choices अगर हमें available है और मेरे पास 3 choices है, तो मैं पहले choice को अगर लेना चाहूंगा तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो second and third में नहीं है जो मैं first में देख रहा हूं? So this is preferences. Adapting, what could trigger us to reconsider or reassess or adapt our behaviors? कई बार हम जो सोचते हैं वो वर्क नहीं करता है, तो जो नहीं वर्क करता है तो फिर हमारे पास जो बचे हुए ऑप्शंस है उसमें हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, उससे अडेप्ट करें, क्या रीअसेसमेंट्स हमें करना है, क्या मुझे प्लान ऑफ एक्शन चेंज करना है, ये सब पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। टीचर्स कैन मेक एन इम्पैक्ट इन डिसीजन मेकिंग, यू नो, डीपन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स। मैं हमेशा कहती हूं कि अपने क्लास के बच्चों की लेवल को क्लैरिटी के साथ समझिए, कितने बच्चों को किस लेवल पे पहुंचना है, इसकी गोल सेटिंग टीचर्स को करनी होती है। देखिए, आपका काम क्लास पे जाके पढ़ा के आ जाना नहीं है, सिर्फ आपका काम है हर बच्चे की यू नो बेस्ट क्या उसके लिए हो सकता है वो करना है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने बच्चों के लिए तो ही आप उनकी यू नो बेटरमेंट के बारे में सोच सकते हैं, राइट? अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि सोसाइटी में मेरा रोल बच्चों को आगे बढ़ाना है, ये अगर मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं। सो यू नो, अंडरस्टैंडिंग द स्टैंडर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनलाइज योर करिकुलम, जो भी पढ़ाते हैं उसको बच्चों के लेवल पे लाके पढ़ाइए, उसको डे टू डे लाइफ की हैपनिंग्स के साथ जोड़ के एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाइए, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है उनको समझने के लिए, राइट? व्हेन यू टीच देम समथिंग दैट दे कैन कनेक्ट विद,
or they can actually relate with, it becomes easier, right? Make sure that your classes are interesting. There is element of interest in whatever you are teaching. जब आप उस थॉट के साथ पढ़ाएंगे तो आपकी क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बच्चों को आपका क्लास अटेंड करने का मन करेगा. वी ऑल हैव हैड द बेस्ट एंड द वर्स्ट टीचर्स दैट वी हैव हैड इन आवर लाइफ्स. हमें अपनी बेस्ट टीचर भी याद है और हमारी वर्स्ट टीचर भी याद है, और ज्यादातर लोगों की बेस्ट टीचर्स वो रही होंगी जिसमें हमने सबसे अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि उनका अप्रोच अलग था, या वो बहुत हम्बल थे, या बहुत काइंड थे, बहुत सपोर्टिव थे, जिससे हमारी लाइफ में डिसीजन मेकिंग किसी ना किसी तरह से आसान हुई होगी. आस्क फॉर एविडेंस. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आप टीचर्स को फ्रीडम देते हैं कि आपको जिस तरह पढ़ाना है पढ़ाइए. कई स्कूल्स में ना लेसन प्लान्स बनाए जाते हैं. लेसन प्लान के एंड में होता है कि आप इसमें अब असेसमेंट कैसे करेंगे, आप इसमें हाउ विल यू फाइंड आउट दैट दे हैव लर्न, लर्निंग आउटकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बच्चों के क्या टूल्स हम यूज करते हैं. देखिए एवरीडे टीचिंग में अगर आपने प्लान किया है एक 30 मिनट्स का सेशन, तो लास्ट 5 मिनट्स में अगर आप एक क्विज रखते हैं क्लास में, तो बच्चों को आप already you are summing up what you have taught in the class, right? Summing up will help you to know how much they have learned. उस तरह के होमवर्क देने चाहिए जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और जो बच्चा खुशी से करना चाहे. Copying the answer 5 times, or copying everything from the board and redoing it is something that is not interesting for them, right? क्रिएट योर ओन सप्लीमेंट्री मटेरियल. कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल ने आपको एक टेक्स्ट बुक दिया है और एक लेसन प्लान दिया तो उसी को स्टिक करना है. आप अपना पर्सनल लर्निंग मटेरियल कितना बना सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं जिससे कि टीचिंग इंटरेस्टिंग हो जाए. कई बार घर में होते हैं ऐसे सामान, इससे भी हम लोग टीचिंग इजी कर सकते हैं. थिंक अबाउट all those things, and very important is share and share. बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं हमारी, हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? आपका जो कॉन्सेप्ट आपने जो क्लास में पढ़ा है, इट वर्कड 100%, एंड इफ यू शेयर इट विद 2 other people, दे ऑल्सो मेक इट अ सक्सेस. तो आपको पता चला कि कितने सारे बच्चे उससे लर्न कर रहे हैं और सीख रहे हैं, राइट? मेक यूज ऑफ फ्री रिसोर्सेज. आपको पता है सीबीएसई का दीक्षा पोर्टल है, ये सब जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इसको यूज करना बहुत जरूरी है. यूट्यूब पे भी इतने सारे और बहुत अच्छे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं. ऑनलाइन तो कई तरह से है, आप सीखना चाहे. फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जहाँ पे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है. स्कूल में भी सेशंस कंडक्ट होते हैं जहाँ पे आप सीखते हो, राइट? सो दिस कैन बी डन. रिड्यूस, रीयूज एंड रीविजिट. कई बार ये होता है कि स्कूल के पास उतना बजट नहीं होता है कि आप बहुत खर्चा कर सको, तो जो लेसन प्लान्स बने हैं, जो वर्कशीट्स बने हैं, उसको अगर हमें थोड़ा सा चेंजेस करके हम उसको रीयूज कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर करके रीयूज कर सकते हैं, आपस में ही एक दूसरे को ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, तो भी हम लोग बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं. और फिर सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ अदर्स, और हमारी अपनी गलतियां और लोगों की गलतियों से सीख सकते हैं. क्या what worked well and what did not work is something that you should look into. Be vocal about what you want. देखिए हमेशा मुंह खोल के अगर कोई चीज मांगोगे तो आपको मिलेगा, वो चाहे आपका फीडबैक हो चाहे रिव्यू हो. कई बार आप लेसन्स क्लास में पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछते हैं ना कि ऑनेस्टली व्हाट वाज that one thing that you liked the most in my class today. They will come up with that, and then slowly you ask them what did not work, and you will know where you stand. And have the confidence in your expertise. जब आप किसी भी चीज को अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, राइट? और आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपकी जो डिलीवरी ऑफ एनी कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छे से होगी. जब आपने खुद तैयारी नहीं करी होगी तो आप इधर उधर बैफल करेंगे और आप रॉन्ग भी पढ़ा देंगे, और आपको क्लास में गुस्सा भी आएगा क्योंकि ज्यादा सवाल बच्चे करेंगे उनको अगर नहीं समझ में आया. So these are things that teachers can look into. So different types of decisions require different approaches. अलग अलग तौर तरीके से हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है. देखिए प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हजारों हैं.
अगर आप सुबह उठ के अगर आप सोचने लगेंगे तो आपके पास इतनी सारी चीजें होंगी आपको हैंडल करने के लिए कि आप कई बार परेशान हो जाते होंगे कि मैं कैसे करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टू डू लिस्ट बना के लिख देना कि what are the things I have to do today and what were the things that I need to prepare for these things. These things will help you to make better decisions in life. Remember that teaching in the classroom is a planned activity. It is not something that you wake up and just enter the class and then you think what to teach and how to teach. How to teach and what to teach has to be done beforehand by teachers, right? So before ending, these are some quotes on decision making, which says, it is in your moments of decision that your destiny is shaped. देखिए कई बार आप जो डिसीजन लेते हैं ना वो आपकी लाइफ बदल देती है, क्योंकि आपने उस पर इतना सोच विचार डाला है, इतना समझ के किया है कि इसमें फेल होना शायद मुमकिन ना हो, राइट? हाउ विल यू नो इफ इट इज द राइट डिसीजन इफ यू नेवर मेक इट? डिसीजन सही है या नहीं जानने के लिए पहले कोशिश तो करनी चाहिए। और कई बार जैसे मैंने कहा हम लोग डिसीजन में फेल भी हो सकते हैं, पर जब फेल होंगे तभी तो हमें सही और गलत का पता चलेगा। नेवर मेक परमानेंट डिसीजंस ऑन टेम्पररी फीलिंग्स। जब हम बहुत दुखी हैं तब डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट द स्टेट ऑफ माइंड वेयर वी आर practically thinking about things. Decisions are the hardest things to make, especially when it is a choice between where you should be and where you want to be. Should और want का difference समझना बहुत जरूरी है। Often any decision, even the wrong decision, is better than no decisions. देखिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिसीजन लेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सही हूं या गलत? With this, I would come to the end of my session. Thank you so much for being part of my session. This 60 minutes that we spent together today, I hope has given you a lot of understanding about things that we should be learning. And I would appreciate if each one of you would try to make good decisions for themselves and the students. Thank you. God bless you. If you have any questions, you can ask in the chat box. I would be open to answer. Thank you, ma'am. It was very My nice pleasure. and informative session. Thank you so much.